गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी ने 8th, 9th, 10th क्लास में फोर्स मतलब बल के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। और बल के अनेक प्रकार जैसे मांसपेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल आदि के बारे में भी पढ़ा होगा। इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के फोर्सेस या बल आप 10+1, 10+2 और आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे कि कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, टेंशन, नॉर्मल फोर्स, विस्कस फोर्स, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इंटरएटॉमिक फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स। इस तरह से और भी कई सारी फोर्सेस आपके सामने आएंगी। इन सभी फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए यदि अलग अलग थ्योरी बनाई जाए तो जितनी फोर्सेस हैं उतनी ही हमारे पास थ्योरीज हो जाएंगी और उन सबको याद करना और समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी फोर्सेस को चुना जिनकी सहायता से हम सभी फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इन फोर्सेस को फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर का नाम दिया गया। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जिसमें फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स ड्यू टू देयर मास इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्स की किन्हीं भी दो बॉडीज़ या किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में उनके मास के कारण जो अट्रैक्टिव फोर्स लगती है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मास के बारे में आपने छोटी क्लासेस में द्रव्यमान के रूप में पढ़ा है, और आपको पता है कि सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। इसी द्रव्यमान की वजह से सभी वस्तुएं एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाती हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल या इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहले न्यूटन साइंटिस्ट ने बताया। उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक नियम भी बनाया, जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। According to Newton, the gravitational force of attraction between any two objects of universe is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसे आप हिंदी में समानुपाती कहते हो, का मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जैसे अगर आपके स्टडी आवर्स बढ़ेंगे तो एग्ज़ाम्स में आपके नंबर भी बढ़ेंगे। तो मीन्स एग्ज़ाम में आपके नंबर स्टडी आवर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसे आप हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती कहते हो, उसका अर्थ है एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम होगी। जैसे अगर आपका घर पर खर्च बढ़ेगा तो आपकी सेविंग कम होगी। तो यहाँ पर खर्च और सेविंग एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से न्यूटन साइंटिस्ट ने बताया कि दो बॉडीज़ के बीच लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के मास के प्रोडक्ट मतलब गुणनफल m1 इंटू m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल है m1 m2 बाई r स्क्वायर।
ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, इक्वेशन में इक्वल साइन लेके आएंगे, तब एक कांस्टेंट लगेगा। यहाँ पर कांस्टेंट है कैपिटल G। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर हमें दो बॉडीज़ जिनका मास m1 और m2 है, जो एक दूसरे से डिस्टेंस r पर पड़ी हैं, उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल G एक कांस्टेंट है जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। इस कांस्टेंट को यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में कहीं भी और किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी हो, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए कांस्टेंट G इसी वैल्यू के साथ आएगा, हमेशा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फर्स्ट, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है। सेकंड, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज़ इट वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगी, कभी भी रिपल्सिव नहीं होती। ये दोनों बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स कम होती जाएगी। तो स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर अगर डिस्टेंस को आप डबल कर दोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/4 हो जाएगी, कम हो जाएगी डिस्टेंस बढ़ने से। थर्ड, इट इज़ सेंट्रल फोर्स, दैट इज़ इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज़। मतलब ये दोनों बॉडीज़ के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के ऊपर एक्ट करती है। दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं इसी लाइन के ऊपर। फोर्थ इज़ इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स। तो ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट कैन एक्ट अप टू वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब ये है कि ये बहुत लंबे डिस्टेंस तक एक्ट कर सकती है। जैसे आप जानते हो कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, तो फिर भी सन की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर लग रही है। तो 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस होने पर भी सन अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है, मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इंटरवेनिंग मीडियम। इस फोर्स पर मीडियम का कोई असर नहीं होता। जैसे आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप चाहे हवा, चाहे पानी, चाहे मिट्टी, चाहे प्लास्टिक, चाहे लकड़ी या रुई, कोई भी मीडियम रख दो, किसी भी मीडियम के बीच में आ जाने से इन दोनों के बीच लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द इंटरवेनिंग मीडियम। सिक्स्थ, इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन बाय इट, और इसके अगेंस्ट किया गया वर्क डन अगेंस्ट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। ये वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, और इससे हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर प्रूव भी करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके द्वारा किया गया वर्क और इसके अगेंस्ट किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इस चीज़ का प्रूफ भी आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा। सेवंथ इज़ इट इज़ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमज़ोर फोर्स है। नेक्स्ट, द फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ग्रेविटोन। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फील्ड पार्टिकल ग्रेविटोन होते हैं। इट मीन्स टू बॉडीज़ प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटोन्स। मतलब अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे के दूर हैं, काफ़ी डिस्टेंस पर हैं, जैसे सन और अर्थ 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस पर हैं, फिर भी ये एक दूसरे पर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो उसे फील्ड पार्टिकल का नाम दिया गया है, और वो फील्ड पार्टिकल है ग्रेविटोन, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। नोट, वी आल्सो एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर। हम भी एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, लेकिन हमारा मास बहुत कम है,
इसलिए हमारे द्वारा एक दूसरे पर लगाई जाने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, इतनी कम कि हम उसे महसूस भी नहीं कर पाते कि हम एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। सेकंड, ड्यू टू ह्यूज मास ऑफ अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए अर्थ जो अपने आसपास की बॉडीज़ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और हमें महसूस भी होती है। इसलिए हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने एक स्पेशल नाम भी दिया हुआ है, वो नाम है ग्रेविटी। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटी। तो बच्चों, ये था ग्रेविटेशनल फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, फोर्स के बारे में लिखना है और इनको याद करना है। थैंक यू।